बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने बीएससी की जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है वो कंप्लीट की थी, और आज हम मैकेनिक्स एंड वेव्स ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ चीज़ें इसकी मैकेनिक्स की हम ऐड करेंगे जो एफएससी में नहीं थी, और कुछ वेव्स की। वैसे तो वेव आपने मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो फर्स्ट ईयर में कर ली हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपने एफएससी में नहीं की हुई, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है मैकेनिक्स एंड वेव्स से बीएससी का। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। यहाँ पे हम स्केलर और वेक्टर की तीन चीजें देखेंगे। एक ग्रेडियंट है, एक डाइवर्जेंस है, और एक कर्ल है। ग्रेडियंट जो है ये हम ऐसा सी जब हम कर रहे थे तो वहाँ पे हमने एक दो जगह पे ग्रेडियंट देखा था। जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो ग्रेडियंट एक्चुअली होता क्या है, जब आप किसी स्केलर क्वांटिटी में, ये याद रखिएगा कि ग्रेडियंट का जो ताल्लुक है वो स्केलर क्वांटिटी के साथ है। स्केलर फंक्शन होना चाहिए, ये शर्त है। आप वेक्टर फंक्शन के लिए ग्रेडियंट फाइंड नहीं कर सकते, ये डिफाइंड है। ये डिफाइंड ही सिर्फ और सिर्फ स्केलर फंक्शन के लिए है। तो जब किसी स्केलर फंक्शन में आप चेंज देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, यानी पोजीशन मतलब है कि यहाँ पे आपने चेंज देखा, और फिर आपने यहाँ पे देखा, और फिर आपने यहाँ पे देखा, तो ये जो आप विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन इसमें चेंज देख रहे हैं, तो ये है ग्रेडियंट। इसकी एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम दी थी। आप प्रेशर देख सकते हैं कि हवा का प्रेशर आप देख सकते हैं एक पॉइंट पे कितना है, फिर आप दूसरे पॉइंट पे देख सकते हैं, फिर तीसरे पॉइंट पे, यानी बुलंदी के लिहाज से आप प्रेशर देख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी ये सरफेस ऑफ अर्थ है, यहाँ पे आपने प्रेशर देखा, फिर आपने इस पॉइंट पे देखा, फिर आप ऊपर चले गए, यहाँ पे प्रेशर देखा, फिर यहाँ पे प्रेशर देखा। तो प्रेशर चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, और आप विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन इसमें चेंज देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप पोजीशन अपनी बदल रहे हैं उस लिहाज से उस स्केलर फंक्शन में कितनी चेंज आ रही है। तो ये होता है ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन। वो स्केलर फंक्शन पोटेंशियल हो सकता है, वो टेम्परेचर हो सकता है, यानी अगर आपके पास इस तरह का कोई रॉड आपने लिया हुआ है और आप उसको एक सिरे से यहाँ से हीट अप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका जो इस पॉइंट पे टेम्परेचर होगा वो कुछ और होगा, इस पॉइंट पे कुछ टेम्परेचर और होगा, यहाँ पे टेम्परेचर और होगा, और इस एंड पे टेम्परेचर कुछ और होगा। तो ये भी अगर आप इस तरीके से एक रॉड के अंदर टेम्परेचर देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो ये भी आप एक्चुअली टेम्परेचर का ग्रेडियंट फाइंड कर रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आप लिख सकते हैं कि इट इज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, और इसको आप यूं भी लिख सकते हैं माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर लिख लें। ये ग्रेडियंट का सिंबल है, यानी डायरेक्ट अगर आपने छोटा इसे छोटी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ये है, फिर और अगर आपने फिर चेंज के लिहाज से देखना है तो फिर डेल वी ओवर डेल आर, जो भी आपका स्केलर फंक्शन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। पोटेंशियल है तो वी आ जाएगा, टेम्परेचर है तो पी आ जाएगा, प्रेशर है तो पी आ जाएगा। कोई ऐसी चीज जो स्केलर है वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, लेकिन नीचे जो है वो विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन ये फिक्स है, क्योंकि ग्रेडियंट जो है ये विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन होता है। तो ग्रेडियंट में जो टर्म यूज हुई है अभी आपने देखा है वो डेल थी। डेल, एक डेल होता है एक डेल्टा होता है, दोनों में डिफरेंस है। डेल जो है ये ग्रेडियंट के लिए होता है, और डेल्टा जो है ये चेंज के लिए होता है। तो ग्रेडियंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल बी के यूनिट वेक्टर। और जब आपने किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट लेना है तो आपने रिप्रेजेंट कैसे करना है, आपने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कि डेल फाइव, सिंपली दोनों को मिला के आपने लिख लेना है डेल फाइव। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, उसी जो स्केलर फंक्शन आपका फाई उसको आपने एक दफा पहले एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली, फिर आपने उसी फंक्शन को पार्शियली वाई के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना है, और उसी फंक्शन को पार्शियली जी के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना है आपने। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फाई ये खुद एक स्केलर फंक्शन है, लेकिन जब आप उसका ग्रेडियंट ले लेंगे, यानी डेल फाई जो आपने हासिल किया है, डेल फाई क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है।
आप इसमें देख सकते हैं कि डेल फाई में अब आई जे के यूनिट वेक्टर इन्वॉल्व हो चुके हैं और ये वेक्टर के लिए ही होते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, डाइवर्जेंस नाम से जरा यानी किसी चीज का एक पॉइंट से डाइवर्ज होना, फैलना। तो जैसे कि आपने चार्ज रखा हुआ है, आपने यहाँ पे एक चार्ज पॉजिटिव रखा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आप देखते हैं कि इस तरीके से जो है वो निकल रही होती हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये डाइवर्ज कर रही हैं फ्रॉम द चार्ज पॉजिटिव क्यू। ये पॉजिटिव क्यू चार्ज आपका पड़ा हुआ था, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज कर रही हैं। तो डाइवर्जेंस एक्चुअली किसी वेक्टर का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी ग्रेडियंट का देखा था कि वो आप सिर्फ और सिर्फ स्केलर के लिए डिफाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो डाइवर्जेंस है ये आप वेक्टर का कैलकुलेट कर सकते हैं, स्केलर का नहीं कर सकते। वेक्टर फंक्शन का आप डाइवर्जेंस फाइंड करेंगे और डाइवर्जेंस आपको बताता है क्या है, जिस वेक्टर फंक्शन का आपने डाइवर्जेंस फाइंड करना है एक्चुअली वो आपको ये बता रहा होता है कि उस स्पेसिफिक पॉइंट से वो वेक्टर जब बाहर निकलता है तो वो कितना डाइवर्ज करता है, वो कितना फैलता चला जाता है। जिसकी एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि मैंने दी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हैं कि जब चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट हो रही हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद द चेंज इन पोजीशन वो आपस में एक दूसरे से कितना दूर होते चले जा रहे हैं। तो ये होता है किसी भी वेक्टर की डाइवर्जेंस फाइंड करना। और डाइवर्जेंस के लिए यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए, पहले जब ग्रेडियंट था तो सिंपली आपने डेल फाई लिखा हुआ था, लेकिन जब ग्रेडियंट लेंगे तो आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे डेल का और उस वेक्टर ए का। और जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है कि जैसा कि आप ए डॉट बी लेते हैं तो आप लिखते थे ए एक्स बी एक्स, यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी, प्लस फिर आप ए वाई और बी वाई लिखते हैं, प्लस ए जी और बी जी आप लिखते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे भी वही तरीकाकार अडॉप्ट किया गया है। डेल और ए को जब मल्टीप्लाई किया है तो ऐसे ही किया गया है कि डेल का भी आई कंपोनेंट और ए का आई कंपोनेंट, और ए का आई कंपोनेंट यहाँ पे है ए एक्स, और इसी तरह फिर डेल का वाई कंपोनेंट यानी पार्शियल बाई पार्शियल वाई, और इधर ए का वाई कंपोनेंट यानी ए वाई, और फिर डेल का जी कंपोनेंट यानी पार्शियल बाई पार्शियल जी, और इधर फिर ए का जी कंपोनेंट यानी ए जी, इनको आपस में सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब आई जे के जो है वो नहीं रहे। इसका मतलब यह है कि अब आपको जो क्वांटिटी मिली है वो एक स्केलर क्वांटिटी मिली है। तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है कि ग्रेडियंट में आपका जो फंक्शन था वो खुद स्केलर था, और जब ग्रेडियंट ले लिया तो वो चीज क्या बन गई, वेक्टर बन गई। और यहाँ पे क्या है कि आपका जो फंक्शन ए है वो एक वेक्टर है, लेकिन जब उसका डाइवर्जेंस ले लेंगे आप तो वो क्या बन जाएगा, वो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। कर्ल ऑफ अ वेक्टर, कर्ल हमें ये बताता है कि कोई जो वेक्टर ए है वो किसी पॉइंट के गिर्द कितना रोटेट कर रहा है, इसको रोटेशन भी कहते हैं। तो कर्ल लिखा हो या रोटेशन ऑफ अ वेक्टर लिखा हो तो इसका मतलब यही है कि आपने कर्ल फाइंड करना है। और कर्ल को फाइंड करने के लिए क्या तरीकाकार, आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, जिसके पहली रो जो है फर्स्ट रो के अंदर आई जे के यूनिट वेक्टर आपने लिखने हैं, और दूसरी रो में हमेशा ये वाला जो आपका वेक्टर होता है उसके कंपोनेंट लिखे जाते हैं। तो क्योंकि पहले नंबर पे डेल है तो लिहाजा ये सारे कंपोनेंट जो हैं वो डेल के लिखे हुए हैं, और फिर जो तीसरी रो होती है उसके अंदर ये जो आपका सेकंड वेक्टर होता है उसके कंपोनेंट्स लिखे जाते हैं। तो ए के कंपोनेंट जो है वो ए एक्स ए वाई और ए जी है। तो ये डिटर्मिनेंट आपने एवेल्यूएट कर लेना है। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि ये डिटर्मिनेंट आपको ओपन करना आता है, फर्स्ट ईयर में आप इसे कर चुके होंगे। तरीकाकार बहुत सिंपल है कि आपने छोटे छोटे डिटर्मिनेंट्स बनाने हैं, पहले के साथ लिखना है आई, फिर माइनस लगाना है, फिर छोटा सा डिटर्मिनेंट बनाना है, साथ लिखना है जे, फिर प्लस लगाना है और छोटा सा डिटर्मिनेंट बनाना है और लिखना है के। अब ये जो छोटे छोटे डिटर्मिनेंट्स बनाने में करना कि आपने जब पहले डिटर्मिनेंट में आप यूं करेंगे, ये आई वाला जो कॉलम है इसको भी छोड़ देंगे, आई वाली रो भी छोड़ देंगे, पीछे जो कुछ बच गया वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, यानी पार्शियल बाई पार्शियल वाई, पार्शियल बाई पार्शियल जी,
और नीचे आ जाएगा ए वाई ए जी। इसी तरीके से बाकी भी आपने करना है। जब जे की बारी होगी तो फिर ये जो जे वाला कॉलम भी छोड़ देना है, जे वाली रो भी छोड़ देनी है, पीछे जो एलिमेंट्स बचे उन्हीं को उसी ऑर्डर में लिख के आपने डिटरमिनेंट फाइंड कर लेना है। और इसी तरह के लिए ये आपको बता देगा कि कोई वेक्टर जो है वो किसी खास पॉइंट के अराउंड किस तरीके से कितना रोटेट कर रहा है। कर्ल जो है ये आप वेक्टर फंक्शन का कैलकुलेट करेंगे, और जब कर्ल आप किसी का ले लेंगे, यानी ये एक वेक्टर है ए, और इसका जब आप कर्ल फाइंड करेंगे तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। यानी यहाँ पे दोनों चीजें ही वेक्टर हैं। ए बजाते खुद भी वेक्टर है, तो स्केलर का आप कर्ल नहीं ले सकते, और जब आप उसका कर्ल लेंगे तो उसके बाद जो आपको क्वांटिटी मिलेगी डेल क्रॉस है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि किसी ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का ग्रेडियंट लेना। तो ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट जो है वो इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी है, यानी आप फाइंड नहीं कर सकते, और इसकी रीजन बहुत आसान है। ग्रेडियंट आप फाइंड कर सकते हैं स्केलर का, जबकि हमें पता है कि जब आप किसी फंक्शन का ग्रेडियंट ले लेते हैं तो वो तो वेक्टर बन जाता है। तो ये चीज अब वेक्टर बन चुकी है, तो लिहाजा वेक्टर का आप ग्रेडियंट नहीं ले सकते। अब ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये जो डेल डॉट है ये एक स्केलर क्वांटिटी बन गई है। डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन इज अ स्केलर फंक्शन। ये अब सारी जो पेरेंथेसिस में आपको चीज मिल रही है ये एक स्केलर है, तो ग्रेडियंट जो है वो किसी आप स्केलर का फाइंड कर सकते हैं। ग्रेडियंट ऑफ कर्व ये भी इनडिटर्मिनेट है, क्योंकि ग्रेडियंट हमेशा एक स्केलर का फाइंड करते हैं, जबकि डेल क्रॉस से एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है आपको, या तो आप इसका ग्रेडियंट फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ से आप डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डाइवर्जेंस हमेशा एक वेक्टर फंक्शन का कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो डेल फाई है, यानी ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा डेल डॉट एनी वेक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट लेते हैं तो आपको मिलता है डेल स्क्वायर फाई। डेल स्क्वायर फाई को आप करली बाई करली की सूरत में इस तरह लिख सकते हैं, करली स्क्वायर बाई करली एक्स का स्क्वायर फाई प्लस करली स्क्वायर बाई करली वाई का स्क्वायर फाई प्लस करली स्क्वायर बाई करली जी का स्क्वायर फाई। इस चीज को कहा जाता है लैप्लाशियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैप्लाशियन। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि डेल डॉट डेल फाई जो है ये किसके इक्वल है। तो जीरो का ऑप्शन भी होगा और भी कई ऑप्शन होंगे, तो ये आपने याद रखना है कि ये डेल स्क्वायर फाई की इक्वल होता है। और करली बाई करली एक्स की शक्ल में आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, और इसका एक और नाम है वो है लैप्लाशियन। डाइवर्जेंस ऑफ डाइवर्जेंस ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसकी रीजन ये है कि ये जो डेल डॉट है ये आपको स्केलर फंक्शन मिलेगा, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर इज अ स्केलर फंक्शन। अब आगे फिर आप डाइवर्जेंस ही लेना चाहते हैं, लेकिन अब आप स्केलर फंक्शन का लेना चाहते हैं, तो ये इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर फंक्शन का कैलकुलेट किया जाता है, जबकि आपके पास जो ब्रैकेट में टर्म बन रही है वो एक स्केलर फंक्शन बन रही है। उसके बाद डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्व ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, लिहाजा डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि ये हमेशा इक्वल टू जीरो आता है। इसकी रीजन ये है, इसकी रीजन इस तरीके से है कि आपने इधर जो ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखी है वो है रोटेशन ऑफ अ वेक्टर, क्योंकि कर्ल का मतलब होता है रोटेशन। एक तरफ आपके पास है रोटेशन ऑफ अ वेक्टर, यानी वेक्टर आपका रोटेट हो रहा है, दूसरी तरफ आप उस होते हुए वेक्टर का डाइवर्जेंस फाइंड कर रहे हैं, डेल डॉट। डेल डॉट का मतलब आप उसका डाइवर्जेंस देख रहे हैं कि वो कितना रोटेट कर रहा है। तो आप इधर आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये है, फर्ज करें एक पॉइंट, और ये वेक्टर ए जो है ये रोटेट कर रहा है इसके अबाउट, ये ये कर्ल हो गया, ये होगा डेल क्रॉस ए। अब दूसरी तरफ आप अब उसका डाइवर्जेंस देखना चाहते हैं, डेल डॉट ए कि उस खास पॉइंट से वो वेक्टर कितना डाइवर्ज कर रहा है, यानी ये। तो ये आप फिजिकली भी देख सकते हैं, एक ऐसा वेक्टर जो रोटेट कर रहा है,
वो डाइवर्ज तो नहीं कर रहा, एक ही काम कर सकता है, या तो वो रोटेट कर सकता है या फिर वो डाइवर्ज कर सकता है। तो लिहाजा एक रोटेट करते हुए वेक्टर का जो डाइवर्जेंस होता है वो जीरो होता है। और वैसे भी जिनको ऐसा ही याद है, उनको याद होगा कि हमने एक चीज पढ़ी थी, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी। और वहां पे मैंने बताया था कि अगर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट में कोई वेक्टर जो है वो दो कोई से दो वेक्टर इक्वल हो जाए, यानी बी इक्वल टू ए हो जाए, तो आप लिखेंगे ए डॉट ए क्रॉस सी। कोई दो वेक्टर जब आपस में इक्वल हो जाते हैं तो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी उस सेंस को भी आप यूज करते हुए ये देख सकते हैं कि यहाँ पे दो वेक्टर जो हैं वो आपस में रिपीट हो गए। ये तो फिजिकली आप जिस तरह ये मैंने फिगर बनाई, आप इससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से एक कर्ल का जो डाइवर्जेंस है वो जीरो होता है। और बाकी मैथमेटिकली वो कंसेप्ट आप माइंड में रखें कि ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ any two vectors whose magnitude and direction are same give us zero. कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ये क्या कहता है जी, कि आपने ग्रेडियंट का कर्ल लेना है। तो कैलकुलेट तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और कर्ल जो है वो हमेशा वेक्टर का ही कैलकुलेट किया जाता है। लिहाजा से मतलब आप कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर जीरो ही आएगा हमेशा, ऑलवेज जीरो आएगा। इवन भी अभी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी हमने डाइवर्जेंस की देखी है, कि ग्रेडियंट का मतलब है कि आप देख रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन जो है वो किसी वेक्टर में कितनी चेंज आ रही है। जबकि दूसरी तरफ है कर्ल, कर्ल आपको ये बताता है कि आप उस वेक्टर की रोटेशन देख रहे हैं। अब ये वेक्टर या तो फिर आप इसकी डिफरेंट पोजीशन के लिहाज से आप इसमें चेंज देखेंगे तो ये तो आगे की तरफ मूव करेगा। दूसरी तरफ कर्ल है वो कहता है कि नहीं, आपने उसी पॉइंट पे रह के रोटेट करना है इस तरीके से। तो दो काम तो यहाँ पे भी नहीं हो सकेंगे, या तो ग्रेडियंट आप फाइंड करेंगे या फिर आप कर्ल फाइंड करेंगे। तो लिहाजा कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। जो वेक्टर जो है उसकी आप ग्रेडियंट उसका फाइंड कर रहे हैं, यानी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन उसमें चेंज देख रहे हैं, उसी वेक्टर का जब आप ग्रेडियंट लेने के बाद कर्ल देखेंगे तो वो जीरो मिलेगा, क्योंकि वो वेक्टर रोटेट नहीं कर रहा होगा। और कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस, कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस जीरो है, सॉरी जीरो नहीं है। जीरो होना और चीज है, इनडिटर्मिनेट होना और चीज। इनडिटर्मिनेट का मतलब है कि आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। तो डेल डॉट ए, क्योंकि डाइवर्जेंस एक स्केलर फंक्शन होता है, डेल डॉट ए ये टोटल आपको एक स्केलर फंक्शन मिलता है। तो कर्ल तो हमेशा आप वेक्टर का ले सकते हैं, लिहाजा ये इनडिटर्मिनेट है। उसके बाद है कर्ल ऑफ कर्ल। तो कर्ल ऑफ कर्ल ये आप फाइंड कर सकते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी भी है जो आपने याद रखनी है, कि किसी भी कर्ल वेक्टर का कर्ल और फिर उसका फर्दर कर्ल फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। तो ये है डेल डॉट डेल इंटू डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए। ये याद रखिएगा, ये लैप्लासियन है। यहाँ पे एक बैक कैब रूल वाली आइडेंटिटी भी लिखी है, क्योंकि ये जो ऊपर आइडेंटिटी लिखी थी ये एक्चुअली यहीं से आई है। तीन वेक्टर्स का जब आप ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो आप कैसे फाइंड करते हैं, बैक कैब इसे कहते हैं। ये बी का और ए के दरमियान कोई आपस में इनके दरमियान ना डॉट है ना क्रॉस है, ये याद रखिएगा, और होना भी नहीं चाहिए। उसकी रीजन ये है कि ए डॉट सी आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो एक स्केलर फंक्शन होता है। तो ये एक स्केलर, यानी स्केलर का मतलब कोई नंबर मिलेगा, हो सकता है ये आपको सिर्फ 5 मिल जाए, तो अब 5 का बी के साथ आप क्या डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, कुछ भी नहीं ले सकते। 5 का बी के साथ आप कुछ भी नहीं ले सकते, क्योंकि 5 एक नंबर है और बी एक वेक्टर है। तो दो वेक्टर का या तो डॉट प्रोडक्ट होता है, और दो वेक्टर का या तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। स्केलर का वेक्टर के साथ ना तो डॉट प्रोडक्ट होता है और ना ही क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इनका सिंपली आपस में प्रोडक्ट होता है। यानी 5 एज अ नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा बी के सारे कंपोनेंट्स के साथ। और यहाँ पे भी ऐसा ही है, ए डॉट बी एक स्केलर फंक्शन होगा, इसको आपने सिंपली सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, कोई डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट इसमें नहीं होगा। इसके बाद थ्योरम है।
स्टोक थ्योरम या कर्ल थ्योरम। स्टोक थ्योरम क्या बताता है जी, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ अ फंक्शन ओवर अ सरफेस बाउंडेड बाय क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ द पर्टिकुलर वेक्टर फंक्शन अराउंड दैट सरफेस। काफी घुमा फिरा के लिखी हुई है डेफिनेशन। आपने सरफेस, दो इंटीग्रल की यहाँ पे बात हो रही है, एक सरफेस इंटीग्रल की बात हो रही है और एक लाइन इंटीग्रल की। ये सरफेस इंटीग्रल है और एक लाइन इंटीग्रल है। तो सरफेस इंटीग्रल आपने किस चीज का लेना है, कर्ल ऑफ अ फंक्शन। वो फंक्शन ए हो सकता है, फाई हो सकता है, कोई भी वेक्टर फंक्शन है, उसका आपने सरफेस इंटीग्रल लेना है, लेकिन पहले उसका कर्ल लेके। कर्ल का मतलब है डेल क्रॉस समथिंग, यानी अगर ए वेक्टर है तो डेल क्रॉस ए, उसका आपने फिर सरफेस इंटीग्रल लेना है। इसको आप यूं समझें कि आपके पास, ओके यहाँ फिगर बनी है ऊपर, ये आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, ये इसकी लाइन है या बाउंड्री है जी, और इसके अंदर ये सारी इसकी सरफेस एनक्लोज्ड है। तो सरफेस इंटीग्रल जब आप लेंगे तो आपने उस वेक्टर ए का के साथ कर लेना है और फिर उसका सरफेस इंटीग्रल ले लेना है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते, या आप यूं कह सकते हैं कि यही चीज जो है ये इक्विवेलेंट है किसके, ये जो सिर्फ बाउंड्री है इसको कैलकुलेट कर लें, यानी बाउंड्री की लेंथ देख लें कि ये बाउंड्री की कितनी लेंथ बन रही है। ए डॉट डी आर, ये डी आर जो है ये एक्चुअली आपकी जो बाउंड्री है उस क्लोज सरफेस की, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये क्लोज है, यानी जो बाउंड्री आपने ली है उसका क्लोज इंटीग्रल, और दूसरी तरफ आपका जो वेक्टर फंक्शन ए है उसका आपने कर लेके सरफेस इंटीग्रल लेना है। यानी ये आपस में इंटरचेंज कर रहा है सरफेस इंटीग्रल को और लाइन इंटीग्रल को। सरफेस इंटीग्रल में आपकी ये अंदर वाली सारी ये चीज शामिल होगी, लाइन इंटीग्रल में आपके पास सिर्फ बाउंड्री की जो लेंथ है ये शामिल होगी। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये भी इसी तरह इंटरचेंज करवा रहा है दो इंटीग्रल को। पहले मैं देखा था लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल आपस में इंटरचेंज हो रहे थे, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल जो है आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। पहले वाला जो था स्टोक थ्योरम वो टू डायमेंशनल के लिए, यानी कोई आपके पास ऐसी चीज है जो टू डायमेंशन में है, जैसे कि शीट है, आपके पास एक पेपर है, वो टू डायमेंशन में होती है, उसका एरिया भी होता है, उसका पेरीमीटर भी होता है। लेकिन जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है ये स्फेरिकल यानी 3D चीजों के लिए है, यानी जिनका सरफेस एरिया भी है और उनका वॉल्यूम भी है। तो ये किस तरह इंटरचेंज कर रहा है सरफेस इंटीग्रल को और वॉल्यूम इंटीग्रल को। सरफेस इंटीग्रल लेना है आपने एरिया और साथ मल्टीप्लाई कर देना है डी ए, यानी वो जो सरफेस है जिसने सारा वॉल्यूम इनक्लोज किया हुआ है वो आपने ले लेना है। यानी ये अगर आप स्फीयर लेते हैं तो ये इस स्फीयर का सारा एरिया, तो इसकी सरफेस एरिया है, ये ले लेना है। और दूसरी तरफ जो है वो क्या है, डाइवर्जेंस ले लेना है आपने एरिया का, एरिया का डाइवर्जेंस ले लेना है और उसको इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो ये इस तरीके से सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। और आप अपनी आसानी के लिए कोई एक भी इंटीग्रल फाइंड कर लें तो आप यूं समझ लें कि आपने दूसरे वाला फाइंड कर लिया है। यानी अगर आप सरफेस इंटीग्रल आसानी से फाइंड करना चाहते हैं तो ये कर लें, ये ऑटोमेटिकली जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। अगर आप वॉल्यूम इंटीग्रल आसानी से फाइंड कर सकते हैं तो फिर ये फाइंड करने तो ये ऑटोमेटिकली आपकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो ये स्टोक थ्योरम और जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है ये एक्चुअली दो इंटीग्रल को आपस में इंटरचेंज करवाते हैं, आपस में रिलेट करवाते हैं कि किस तरीके से एक इंटीग्रल यानी सरफेस इंटीग्रल इक्वल है वॉल्यूम इंटीग्रल के। वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू एट पॉइंट पी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एट हाइट एच। यानी आप जमीन, ये अर्थ है, अर्थ का अपना रेडियस आर है और आप इससे ऊपर हाइट एच पे हैं, तो यहाँ पे आप जी की वैल्यू देखना चाहते हैं जी एच, तो उसका फार्मूला ये याद रखिएगा, जी ई ओवर 1+h/r का होल स्क्वायर। और अगर आप नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हैं, यानी एच जो है वेरी वेरी लेस देन आर है, तो फिर आप यही जो फार्मूला है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं
बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके आप उसी फार्मूले को जब चेंज करेंगे तो बनेगा GH इज इक्वल टू GE इंटू 1 - 2H/R। वो जो डिनोमिनेटर में टर्म थी 1 + H/R का होल स्क्वायर, इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 + H/R का -2 हो जाएगी। और बाइनोमियल थ्योरम ये कहता है कि आपने पहली टर्म को ऐसे ही लिखना है और फिर ये जो पावर n है इसको शुरू में ले आए और साथ H/R लिखें और आगे प्लस इस तरीके से चलना है। तो ये हमेशा, चूंकि h जो है वो वेरी वेरी लेस है r से, इसलिए ये जो थर्ड और फोर्थ और इस तरीके से अगली जो टर्म्स है वो सारी की सारी आप इग्नोर कर सकते हैं। आपको सिर्फ जो है ये पहली दो टर्म्स ही बचेंगी और वो दोनों टर्म्स यहाँ पे मिल गई आपको 1 - 2H/R। वैल्यू ऑफ g, यहाँ पे g कैपिटल हो गया, ये गलत है, छोटा g है यहाँ पे। वैल्यू ऑफ g एट अ पॉइंट p बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में ये भी पूछा जाता है। सरफेस से ऊपर किसी पॉइंट पे आपने g की वैल्यू फाइंड करनी है, उसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं और है, लेकिन सरफेस से जब नीचे जाएंगे, यहाँ पे आप कहीं देखना चाहते हैं कि g की वैल्यू क्या है, तो उसका फार्मूला ये है GX इज इक्वल टू GE इंटू 1 - X/R। ये x समझने वाला है। x क्या चीज है? x आपका डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस टू दैट पॉइंट, यानी ये अगर पॉइंट p है जो मैंने कट लगाया हुआ है, तो फिर ये सरफेस से लेके यहाँ तक का फासला, यहाँ तक ये सरफेस से लेके उस पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है वो x है, सेंटर से नहीं है। ये ना हो कि आप समझे कि सेंटर से लेके यहाँ तक का फासला x है, ये नहीं है। सरफेस से लेके उस पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है वो ये x है। यहाँ पे आपको हमने एक रिजल्ट भी निकाला है कि अगर आप सेंटर पे पहुंच जाए तो जी की वैल्यू क्या होगी। तो आप सोच सकते हैं खुद भी से, ये अर्थ है, ये ऊपर से आ रहे हैं, ये आपका डिस्टेंस एक्स है। तो जब आप यहाँ पे पहुंच गए तो वो डिस्टेंस एक्स कितना हो गया, वो तो आर के इक्वल हो गया। तो यहाँ एक्स की जगह आप आर रिप्लेस करें तो आर ओवर आर कट गए, 1 हो गया और 1 - 1 0, ये सारी चीज आपको 0 दे देगी। इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ जो जी है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे एक छोटी सी असाइनमेंट है, derive a formula to find g at a point p inside the earth, distance of point p to center of earth is x। ने सेंटर से उस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस एक्स दिया हुआ है, जबकि ऊपर जो फार्मूला था उसमें आपने एक्स कौन सा लिया हुआ था, सरफेस ऑफ अर्थ से लेके उस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस एक्स है, लेकिन यहाँ पे उल्ट कर दिया गया है, यहाँ पे सेंटर से लेके उस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस जो है वो एक्स दिया गया है। तो आपने जी का फार्मूला दोबारा जो है वो डिराइव करना है। तो यहाँ पे आपको बताता चलूं, ये क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में एक दफा कि जब आप सरफेस से डाउन नीचे जाते हैं तो जी की वैल्यू जो है वो डेप्थ के साथ कैसे वेरी करती है, डायरेक्टली, इनवर्सली, स्क्वायर ऑफ डेप्थ, ठीक है, या 1 ओवर डेप्थ का स्क्वायर। वो डेप्थ एच हो सकती है, एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है जी की वैल्यू, अब फार्मूला देखें तो आपको ऐसे लग रहा है जैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ये जी एक्स है और ऊपर भी एक्स है। लेकिन आप इसको इंट्यूटिवली सोचें कि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, सर्फ से आप नीचे जा रहे हैं सेंटर की तरफ, डेप्थ तो बढ़ती जा रही है लेकिन जी की वैल्यू कम होती चली जा रही है, और जैसे ही आप सेंटर पे पहुंचते हैं जी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो लिहाजा आपने इसको इनवर्सली लिखना है। ये ना हो कि आप फार्मूला देखें और आपको लगे कि ये तो डायरेक्टली है, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप सरफेस से डेप्थ की तरफ जा रहे थे, सेंटर की तरफ जा रहे हो, डेप्थ इंक्रीज कर रही है लेकिन जी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, लिहाजा आप कह सकते हैं कि एक्स के साथ इसका इनवर्सली रिलेशन। तो ये एक असाइनमेंट करनी है। दूसरी आपने ये करना है कि वो पॉइंट फाइंड करना है जिसपे जी की वैल्यू सेम होती है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी ये पॉइंट सेंटर है, ये सरफेस से ऊपर पॉइंट पी है, कोई हाइट एच है, और ये सरफेस से नीचे यहाँ पे कोई पॉइंट है
सर ये हाइट एक्स है, तो आपने वो तलाश करना है कि वो पॉइंट पी और नीचे भी वो पॉइंट पी जिस पे जी की वैल्यू सेम हो, यानी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू सेम हो। तो आपने सिंपली करना कि आपने दोनों जो ऊपर फार्मूले उनको आपस में बैलेंस कर लेना है, यानी जी एच जो आपने देखा है वो और जी एक्स जो आपने देखे इन दोनों को आपस में इक्वल कर लीजिएगा, तो आपको वो पॉइंट पता चल जाएगा। एक्स की वैल्यू आपने निकाल लेनी है, चाहे एक्स की निकाल लें चाहे एच की निकाल लें, एक ही बात है। ये आपकी मर्जी है कि आप वो जो डिस्टेंस है वो एक्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं या एच की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। ये पॉइंट आपने देखना है कि ऐसा वो कौन सा पॉइंट है जहां पे अबव द सरफेस ऑफ अर्थ और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू सेम रहती है। ये बाउंड्री सिस्टम सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, सेंट्रल फोर्स का मतलब है जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उसके ऊपर एक सेंट्रल फोर्स यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होती है, तो ऐसे सिस्टम को बाउंड्री सिस्टम भी कहा जाता है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला फर्स्ट ईयर में देखा है, वही लिखा हुआ है दोबारा यहाँ पे, माइनस जी एम एम ओवर आर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है जी एम एम ओवर टू आर, ये आपने कहीं पे नहीं देखा होगा फर्स्ट ईयर में, लेकिन आप कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है अंडर रूट जी एम ओवर आर, और काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। ये वी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें तो आप आसानी के साथ ये वाला फार्मूला डिराइव करने में कामयाब हो सकते हैं, जी एम एम ओवर टू आर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इन दोनों फार्मूले को गौर से देखें तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इक्वल है 2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन साथ माइनस भी लगाना है, यहाँ पे माइनस भी आएगा। और टोटल एनर्जी के लिए आप क्या करेंगे, आप पोटेंशियल एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी को आपस में ऐड अप करेंगे तो आपके पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है और टोटल एनर्जी है वो बिल्कुल दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक के साथ माइनस का सिंबल है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के साथ माइनस नहीं है, टोटल एनर्जी के साथ माइनस है, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये माइनस अपीयर हो गया है। जो बाउंडेड सिस्टम होता है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहती है। ये जो इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर होता है, या जो प्लेनेट है वो किसी सन के अराउंड जब रिवॉल्व कर होता है, तो ये सारे के सारे बाउंडेड सिस्टम होते हैं, इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रहती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोबारा फार्मूला है। फिर ये छोटी सी एक असाइनमेंट दी है कि सरफेस ऑफ अर्थ के लिए आप जो जी की वैल्यू पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पढ़ते हैं वो एम जी एच पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल जो फार्मूला है जो सभी जानते हैं वो ये वाला फार्मूला है, माइनस जी एम एम ओवर आर। तो इसी फार्मूले को आपने यूज करना है और आपने सरफेस ऑफ अर्थ के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू प्रूव करनी है, एम जी एच आती है, मैंने हिंट दे दी है, इस हिंट को आपने फॉलो करना है। सिस्टम ऑफ मैसेज के लिए पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड करनी है, 3 मैसेज M1 M2 M3, तो सब के लिए जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आपने वही सुपर पोजिशन को जिस तरह आपने चार्जेस के लिए किया था कि Q1 Q2 को मिलाया, फिर Q1 Q3 को मिलाया, फिर Q1 Q2 और Q3 को मिलाया, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी आपने पहले M1 M2 इन दोनों की आपस में पोटेंशियल एनर्जी देखनी है, वो U12, फिर 1 और 3 की पोटेंशियल एनर्जी और फिर 2 और 3 की, और इस तरीके से आपने तीनों को ऐड अप कर देना है, तो इस तरीके से टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी तीनों मैसेज की। जी सरफेस के लिए आपने प्रूव करना है एम जी एच, जर्नल फार्मूला है माइनस जी एम एम ओवर आर, उसको यूज करना है। हिंट मैंने दिया हुआ है, हिंट को फॉलो कीजिएगा, ये इजीली हो जाएगा। 5 मिनट है, मैं केपलर लॉ जो है ना वो वाइंड अप करना चाहता हूँ। केपलर फर्स्ट लॉ, इसको लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन भी कहा जाता है, और इसमें ये कहा गया है कि जो भी प्लेनेट होता है वो सन के अराउंड एक एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर होता है, और सन जो है वो बताते खुद कहाँ लाई कर होता है, वो एलिप्स की आपको पता है 2 फोकस होते हैं ये, तो जो सन है वो बताते खुद किसी एक फोकस पे हो सकता है, F1 पे हो सकता है, F2 पे हो सकता है।
अच्छा, एलिप्स के दो एक्सिस होते हैं, एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है। ये वाला मेजर एक्सिस जो हमें बताता है साइज के बारे में कि जो एलिप्टिकल पाथ बनेगा वो कितना बड़ा बनेगा, और दूसरा होता है सेमी मेजर एक्सिस, इसका यहाँ पे कंसर्न नहीं है। और एक और चीज एलिप्स के साथ जो अटैच होती है वो होती है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी बताती है कि आपका जो ऑर्बिट होगा वो कितना फ्लैटेंड होगा, यानी कितना चिपटा होगा। जिस तरह हमें अर्थ जो है ये डेफिनेटली है तो स्फेरिकल, लेकिन हमें दूर दूर तक जो है ये फ्लैट नजर आती है। तो ई की वैल्यू, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना आपका ऑर्बिट जो है वो फ्लैट होगा। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू से आपको पता चलता है कि शेप कैसी होगी। अगर एसेंट्रिसिटी 1 है तो पैराबोला होगा, 0 है तो सर्कल होगा, ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला, और अगर 1 और 0 के दरमियान है तो एलिप्स होगा। प्लैनेटरी मोशन में दो चीजें हमेशा कांस्टेंट रहती हैं, एक टोटल एनर्जी और एक एंगुलर मोमेंटम। ये दोनों चीजें कांस्टेंट रहती हैं। केपलर का सेकंड लॉ कहता है कि जब भी कोई प्लेनेट किसी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है तो जो एरिया वो कवर करता है डिफरेंट टाइम्स में वो सेम कवर करता है। यानी आपने 5 मिनट में देखा कि उसने कितना एरिया कवर किया, अगले 5 मिनट में जब देखेंगे तो उसने उतना ही एरिया कवर किया होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये फिगर, ये यहाँ पे एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों अगर मेजर करें तो ये बराबर है। तो ये है केपलर सेकंड लॉ। इसको लॉ ऑफ एरिया भी कहा जाता है कि सेम टाइम में जो प्लेनेट है वो सेम एरिया स्वीप करता है। और इसका जो फॉर्मूला है वो dA/dt, यानी चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये L यानी एंगुलर मोमेंटम जो अभी हम देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट रहता है, और मैथ ऑफ प्लेनेट, यहाँ पे जो छोटा m है ये मैथ ऑफ प्लेनेट है। तो मैथ ऑफ प्लेनेट भी आपको पता है मोशन के दौरान कांस्टेंट रहता है। लिहाजा इस तरीके से ये जो dA/dt है यानी चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। और ये भी बात याद रखिएगा कि जब कोई प्लेनेट सन के करीब पहुंचता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और जब वो सन से दूर चला जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ये आर की फॉर्म में, थीटा की फॉर्म में, यानी ये अगर थीटा के पास ये गिवन हो तो फिर वही फार्मूला जो है वो इस तरीके से बन जाएगा 1/2 r² ओमेगा। ये 1/2 के साथ ब्रैकेट है, 1/2 r²ओमेगा। एफिलियन और पेरिलियन क्या होता है? पेरिलियन जो है ये क्लोजेस्ट पॉइंट होता है, और एफिलियन जो होता है वो फारदेस्ट पॉइंट होता है। यानी जब प्लैनेट बिल्कुल सूरज के करीब होता है तो जिस पॉइंट पे क्लोजेस्ट होता है उसको पेरिलियन पॉइंट कहा जाता है, और जब फारदेस्ट पे होता है तो उसको एफिलियन कहा जाता है। इस तरह चांद और जमीन के लिए देखा जाए, चांद जमीन के अराउंड मूव करता है तो उसके लिए जो क्लोजेस्ट पॉइंट होता है उसको एपोजी कहा जाता है, और जो सबसे दूर पॉइंट होता है उसके ऑर्बिट का वो पेरिजी कहलाता है। केपलर का तीसरा लॉ कहता है कि जो टाइम पीरियड है, यानी कोई प्लेनेट है वो अर्थ है, सॉरी, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है और डिस्टेंस फ्रॉम दी सन, टाइम पीरियड का स्क्वायर और जो डिस्टेंस है सन का और प्लेनेट का उसका क्यूब, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इसके दरमियान जो कांस्टेंट है वो टर्म ये है 4π² डिवाइडेड बाई gm। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और m जो है ये मास ऑफ द लार्जर बॉडी है। यानी अगर आप सन और अर्थ की बात करें तो लार्जर बॉडी फिर सन है, और अगर मून और अर्थ के लिहाज से बात करें तो फिर जो लार्जर बॉडी है वो अर्थ है। यानी जिसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ये मैस उस चीज का है। अगर अर्थ सन की बात करें तो मतलब अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो लिहाजा ये मैस ऑफ सन होगा। लैग्रैंज पॉइंट, ये वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे दोनों जो बॉडीज हैं उनकी अट्रैक्शन और रिपल्शन आपस में बैलेंस कर रहे होते हैं। जेम्स वेब जो है ये लैग्रैंज पॉइंट में